गेट गेट ऑन करें, बोतल भी ले जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ी क्वालिटी भी यार कुछ कमज़ोर सी आ रही है ना, क्या कुछ ये चलेगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बहुत ही नया और एक अलग टॉपिक लेकर आए आपके लिए, पंक्चुएशन, जो बहुत कम एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है आता है। हाँ, लेकिन जैसे यूपी, एमपी, इनके एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें ये ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट में दिया हुआ है। राजस्थान के एग्ज़ाम्स में ये कम है, मतलब आता ही नहीं ऑलमोस्ट टॉपिक ये वाला पंक्चुएशन। टॉपिक होता क्या है पंक्चुएशन, उसको समझने की कोशिश करें। ये लैटिन वर्ड पंक्टम से बना है, जिसका मतलब होता है पॉइंट, जिसका मतलब होता है स्टॉप। एक सही जगह स्टॉप लगाना, सही जगह कोमा लगाना, अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करना। जैसे फुल स्टॉप है, कोमा है, सेमी कॉलन है, कॉलन है, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी जो साइन आता है वो है, कोटेशन मार्क्स हैं, क्वेश्चन मार्क है। इनका यूज़ कहाँ करना है, डैश का यूज़ कहाँ करना है, हाइफन का यूज़ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हमें जानकारी इस वाले टॉपिक में मिलेगी। तो ये टॉपिक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल शुरू की क्लास से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर वहीं से इनकी प्रैक्टिस करवा दी जाए कि यहाँ पर कोमा आता है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, यहाँ कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं, तो उनको बाद में दिक्कत नहीं रहती। तो एज ए टीचर हमें सीखना चाहिए और एज ए स्टूडेंट भी हमें चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो पंक्चुएशन का हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। तो हियर वी गो। पंक्चुएशन क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे समझना है, वो देखते हैं हम लोग विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। पंक्चुएशन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड पंक्टम से बना है, जिसका मतलब होता है पॉइंट, एक फुल स्टॉप, यानी कि फुल स्टॉप का, पॉइंट का, कोमा का राइट यूज़ करना। राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स, स्टॉप्स और मार्क्स इन राइटिंग। मार्क्स मीन्स क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस तरह के साइंस को, पंक्चुएशन मार्क्स को सही यूज़ करना सीखना ही पंक्चुएशन होता है। पंक्चुएशन मार्क्स आर विजुअल इंडिकेटर्स। ये विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं, दिखते हैं आपको, इंडिकेट करते हैं रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट में। और इन ऑर्डर टू सेपरेट वन सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस, इनका यूज़ करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, या एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लोज को अलग करने के लिए। अब अलग करने के लिए आपको फुल स्टॉप लगाना है कि कोमा लगाना है कि सेमी कोलोन लगाना है कि कोलोन लगाना है कि हाइफन का यूज़ करना है कि ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस का यूज़ करना है, वो आपको समझना होगा। एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करने के लिए, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग करने के लिए जिन मार्क्स का हम यूज़ करते हैं, जिन साइंस का हम यूज़ करते हैं, दोज आर नोन एज पंक्चुएशन मार्क्स और पंक्चुएशन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप, मेन स्टॉप्स और पॉइंट्स और पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से हैं वो देखिए आप। करीब 13 टाइप के मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 13 टाइप्स, 13 तरह के। इसमें पहला इंपॉर्टेंट है फुल स्टॉप और पीरियड। इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं और इसको पीरियड भी कहते हैं। ये इसका साइन है ब्रैकेट में, इस तरह से, मतलब ऐसे वाक्य खत्म हो गया सेंटेंस और लगा दिया आपने। अभी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है, शॉर्ट फॉर्म जो बनाते हैं उसमें यूज़ होता है, डेट्स वगैरह को अलग करने के लिए यूज़ होता है। इसके कुछ यूजेस है वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। कोमा, जो ये तो फुल स्टॉप होता है, ये थोड़ा उसको रोकने की कोशिश करता है कोमा। सेमी कॉलन इस तरह से बनता है, एक डॉट, फुल स्टॉप और इस तरह से कोमा। फिर ये कॉलन है, 2 डॉट्स लगा दिए आपने ऐसे। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, 6 टाइप के तो ये हो गए। और देखिए आप, डैश, हाइफन। डैश थोड़ा बड़ा होता है, हाइफन थोड़ा छोटा होता है साइज में। डैश और हाइफन, ब्रैकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, ये आपको आनी चाहिए। पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास, जब तक आप पढ़ रहे हैं, इनका सही यूज़ करना में आना चाहिए।
ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। ब्रैकेट्स तो ये हो गए और ये हो गए पैरेंथेसिस, इस तरह से। अपोस्ट्रफी का यूज़ करना आना चाहिए हमें, जैसे पजेसिव पोजीशन शो करने के लिए होता है, इक्लिप्स करने के लिए ना, शॉर्ट फॉर्म्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड कोमास और कोटेशन मार्क्स दोनों एक ही नाम है। अब वो डबल इन्वर्टेड कोमास भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, दोनों सेम ही काम करते हैं, बस एक स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग है आपकी। कभी आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज़ करते हैं तो कभी आप डबल यूज़ कर लेते हैं, दोनों एक ही बात काम करते हैं। इलिप्सिस, 3 डॉट लगा देते हैं तो इलिप्सिस बन जाते हैं। और फिर कैपिटल लेटर्स का कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, वो सब। तो 13 पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं दोस्तों, इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। इस पहले वाले पार्ट में हम शुरू के 2 पार्ट पे बात करेंगे, कहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ होता है और कहाँ पर कोमा यूज़ होता है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा उसमें बाकी के बचे हुए हम लोग पार्ट्स कर लेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले हम बात करते हैं फुल स्टॉप और पीरियड। इसका सिंबल ये होता है, ये इसका मार्क होता है। फुल स्टॉप इंडिकेट्स द लॉन्गेस्ट पोज, ये सबसे लंबा पोज होता है कि जहाँ पूरा वाक्य खत्म हो गया, आपको पोज लेना है, रुकना है, तो उसके लिए आप फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। सेंटेंस के लास्ट में जनरली इसका यूज़ करते हैं। एंड एज अ सेपरेटर, और अगर सेपरेटर की बात करें तो सेपरेटर भी है, ये एक वाक्य को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से सेपरेट करता है, अलग करता है दोस्तों। इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, ध्यान रखना ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। अच्छा, कई बार ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, एक्रोनिम्स, एब्रीविएशंस, उनके भी साथ में जो करते हैं, उनके लेटर्स के साथ में ये फुल स्टॉप यूज़ होता है, ठीक है ना। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म्स में फुल स्टॉप का यूज़ करना थोड़ा कम हो गया है, वो मैं बताऊंगा आपको। बट सेंटेंस की बात करें तो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इसको सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है। ये बहुत सिंपल है, आप सब जानते हैं, यूज़ करे हुए हैं, बस थोड़ा सा टेक्निकली और एक सिस्टमेटिकली इनको हम यहाँ पढ़ लेते हैं। द फुल स्टॉप इज़ यूज टू सेपरेट सेंटेंसेज, नॉट वर्ड्स और फ्रेजेस। ये ध्यान रखना, ये सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए आता है, वर्ड्स या फ्रेज को नहीं। वर्ड्स और फ्रेज को यूज़ करना है तो आप कोमा या सेमी कॉलॉन या कॉलॉन वगैरह का यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ फुल स्टॉप, अब इनके यूजेस क्या हैं, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। उसमें पहला यूज़ है, इट इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता, ये या तो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं उसके लास्ट में आता है, या फिर ये इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी आता है। इंपरेटिव जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और ये सब करने के लिए यूज़ होते हैं। तो देखिए आप, ये असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इनकी पहचान यही होती है, असर्टिव सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आता है और लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। शुरू में सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और लास्ट में इनके फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, इन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए आप, एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपके लिए। दिस इज़ अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, तो दिस सब्जेक्ट हो गया और लास्ट में देखो फुल स्टॉप आ गया। यस्टरडे आई सॉ ए स्नेक इन द पार्क, फुल स्टॉप आ गया। आई आस्क्ड हर वेयर शी इज़ गोइंग, ये फुल स्टॉप आ गया। अब ये देखो बीच में वेयर आ गया, WH वर्ड। अगर WH वर्ड वाक्य के शुरू में आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, अगर बीच में आते हैं तो उनको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। और एक बात और होती है, जब इस तरह से WH वर्ड बीच में आते हैं ना, तो इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब बाद में आती है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह। तो ये एक्चुअली प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन है ही नहीं। जब ये क्वेश्चन नहीं है तो उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना करके फुल स्टॉप लगेगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात थी कि जो इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर भी आप जो है वो फुल स्टॉप ही लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेशंस आते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम असर्टिव चेंज कर देते हैं, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा होगा, तो ऐसे केस में भी आप लोग फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। जैसे शी एक्सक्लेम्ड दैट शी हैड वन द मैच ऑलरेडी, कि वो ऑलरेडी मैच जीत चुकी थी, उसने ऐसा बोला चिल्ला करके। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था जिसको हमने असर्टिव बना दिया और इस वजह से यहाँ फुल स्टॉप लगाए गए। अगर हम ऐसे बोलते हुर्रा तो फिर एक्सक्लेमेटरी साइन आता उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी नहीं, यहाँ फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे आप लोग। शी एक्सक्लेम्ड दैट शी हैड वन द मैच ऑलरेडी, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेशन आ गया। और देखिए अब ये एक यूज़ हो गया। दूसरा, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ शॉर्ट पोलाइट स्टेटमेंट्स, जो छोटे छोटे
पलाइट स्टेटमेंट्स, विनम्र जो वाक्य आते हैं, हल्के फुल्के छोटे छोटे वाक्य, उनमें भी फुल स्टॉप लगना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आप किसी को थैंक यू लिख के भेज रहे हो तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ, थैंक यू, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आएगा। सॉरी लिख के भेज रहे हो तो फुल स्टॉप लगाओ, ये ध्यान रखना, माइंड यू। यस, नो में फुल स्टॉप लगेगा, सॉरी में, थैंक यू में, ग्लैड टू सी यू, ये जो पोलाइट शॉर्ट सेंटेंसेस आते हैं इनमें फुल स्टॉप लगाए जाते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सॉरी टू ट्रबल यू, बैग योर पार्डन, इन सब में हम लोगों को फुल स्टॉप यूज़ करना है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, बिल्कुल अच्छी ईजी बातें हैं। और देखिए आप, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस होती है, उनमें भी ये लास्ट में फुल स्टॉप ही लगता है। शुरू में इनके प्लीज़, काइंडली या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डोंट आता है, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप आता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह। इनमें एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड वगैरह होती है। जैसे मेक अ कप ऑफ टी, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है, मेक अ कप ऑफ टी, और किसी को काम करने के लिए कहा जा रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ होगा। प्लीज़ कम इन, रिक्वेस्ट है, टेक योर सीट प्लीज़, रिक्वेस्ट है, फुल स्टॉप आ गया। लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये सजेशन है, तो ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों इस तरह से आप लोग फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। तो किस किस में यूज़ करते हैं हम लोग? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और जो शॉर्ट पोलाइट सेंटेंस आते हैं उनमें भी फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, जैसे सॉरी, थैंक यू, ठीक है ना। इसके अलावा इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। आई होप ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए, इसका डी यूज़, इसका एक नोट है, ए फुल स्टॉप इज रिप्लेस्ड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क व्हेन अ कमांड इज गिवन इन एंग्री एंड हार्श टोन। अगर कोई कमांड आप गुस्से में दे रहे हैं, हार्श, थोड़ा गुस्सा, कर्कश होके दे रहे हैं, थोड़ा ऐसे नाराज होके दे रहे हैं, तो ऐसे केस में उस पर स्ट्रेस डालने के लिए आप एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क। अब आप फुल स्टॉप की जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे गेट आउट एट वंस, अब इस तरह से ये लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, ठीक है। शी सेड, उसने कहा गेट आउट एट वंस, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर लिया गया। अगर आप एंग्री हैं, हार्श वॉइस है, तो ऐसा किया जा सकता है। और देखिए आप, एक नोट 2 देखिए, दूसरा नोट है, ए क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस्ड बाय ए फुल स्टॉप व्हेन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस वेरी फॉर्मल एंड पोलाइट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो बहुत फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है, एक्स क्वेश्चन, जैसे मे से, कैन से, विल से, वुड शुरू होते हैं ना जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मॉडल से, और वो रिक्वेस्ट है फॉर्मल, बहुत ज़्यादा फॉर्मल या पोलाइट फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट है, और वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वाला है, मे से, विल से, वुड से शुरू हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में वैसे तो क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकते हैं फुल स्टॉप से, पीरियड से। जैसे मे आई नो कॉल अपॉन द ऑनरेबल पीएम टू इनॉग्रेट द फंक्शन, क्या हम ऑनरेबल पीएम को इनॉग्रेशन करने के लिए बुला सकते हैं स्टेज पर? तो ये वैसे तो मे मॉडल से शुरू हो रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए था और इसमें क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, लेकिन नहीं, फुल स्टॉप का यूज़ कर लिया गया। तो ये बात कह रहा है, अगर क्वेश्चन मार्क को आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर वो फॉर्मल और पोलाइट रिक्वेस्ट है, और इसमें जनरली मे से, विल से, वुड से, इन मॉडल से सेंटेंस शुरू होता है, तो आप फुल स्टॉप लगा सकते हो। ये 2 नोट हो गए इसके अंदर। अब देखो डी पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं, एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स, इनमें हम लोग फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, बट आजकल ऑफन ओमिटेड इन मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में ओमिट करने लगे हैं। ये मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ कि भैया इन फुल स्टॉप को आजकल हटाने का जो है वो स्टाइल शुरू हो गया है, टोन शुरू हो गया है, मतलब एक तरह से फैशन आ गया है। जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स की शॉर्ट फॉर्म है, तो M के बाद फुल स्टॉप, A के बाद फुल स्टॉप, और दोनों लेटर कैपिटल। आजकल इसको ऐसे लिखने लग गए हैं, MA को ऐसे, MP बिना फुल स्टॉप के भी आ सकता है, AD जिसको एनो डोमिनी कहते हैं आप, BC, AD है ना, इशाज,
जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद, आफ्टर डेथ भी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ, इसको इसका ये वर्ड है एनो डोमिनी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। फुल स्टॉप भी लगा सकते हो बिना फुल स्टॉप। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे MBBS, MD, VIP, BBC, PTO, PM, ये सब की मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिए हैं यहाँ पर। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं इनके साथ फुल स्टॉप लगाने का प्रचलन है, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हटाने भी लगे हैं, ठीक है ना। इसी में देखिए कहाँ कहाँ बिना फुल स्टॉप के शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं, कहाँ कहाँ फुल स्टॉप के बिना ही शॉर्ट फॉर्म बन जाती हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आजकल करंट इंग्लिश में मिस्टर और मिसेस, इनको बिना फुल स्टॉप के यूज़ करते हैं क्योंकि इनको पूरा फुल स्पेलिंग मान लिया गया। वैसे इनकी फुल स्पेलिंग क्या होती है, जैसे मिस्टर ये होती है, इसको मिस्टर कहते हैं, ए मैरिड और अनमैरिड मैन के लिए यूज़ होता है। MRS जो मिस्ट्रेस, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसमें से M ले लिया, R ले लिया और S ले लिया, इसको मिसेस कहते हैं। ए मैरिड वुमन, जो औरत शादीशुदा है उसके लिए MRS यानी कि मिसेस यूज़ करते हैं। मिस्ट्रेस होता है अनमैरिड वुमन के लिए, इसको मिस कहते हैं। ये मिस्ट्रेस का भी शॉर्ट फॉर्म मिस भी होता है, मिसेस भी होता है। अगर MRS लिखते हो मिसेस तो इसका मतलब वो मैरिड है, और मिस लिखते हो उसको आप, इसका मतलब वो अनमैरिड है। आजकल एक नया वर्ड और इजाद हुआ है, मिज, इसको मिज कहते हैं। मिज क्या कहते हैं दोस्तों, मिज। और मिज ऐसी महिलाओं के लिए होता है जो मैरिड भी होती हैं और अनमैरिड भी होती है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। मैरिड भी यूज कर सकती है अपने लिए मिज, और अनमैरिड महिला भी अपने लिए यूज कर सकती है, ठीक है ना। इनके अंदर जैसे पहले लगाते थे ना मिस्टर में ऐसे फुल स्टॉप लगाते थे, आजकल उसकी बजाय बिना फुल स्टॉप के ये वर्ड यूज होने लगे। ऐसे और भी हैं जो बिना फुल स्टॉप के यूज होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, जो एब्रीविएशंस फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स, वर्ड के फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर को लेकर जो एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं, उनमें भी फुल स्टॉप लगाने का प्रचलन नहीं है, विदाउट अ फुल स्टॉप। जैसे डॉक्टर, देखो मैंने कलर कर दिए जानबूझ के, डॉक्टर में D और R ले लिया और DR बना दिया। अब डॉक्टर में कई लोगों को आपने फुल स्टॉप लगाते देखा होगा, आजकल इंग्लिश कहती है कि फुल स्टॉप मत लगाओ। डॉक्टर हो गया, मिस्टर जैसे M और R ले लिया, इसमें मिसेज में M S और साथ में R भी ले लिया था। ऐसे माउंट में M और T ले लिया, सेंट में S और T ले लिया, मिस में M और S ले लिया, मिस जिसको हम बोलते हैं मिस, M और S ले लिया। तो इस तरह से ये जो होता है ना शॉर्ट फॉर्म, जिसमें पहला और लास्ट लेटर आप यूज़ करके और फिर शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं, उसमें आप फुल स्टॉप नहीं लगाते। इसके अलावा भी और ऐसे रूल हैं जिनमें पहला, जैसे जो भी अलग अलग जो सिलेबल्स हैं उनके अगर पहले पहले लेटर लेके बनाते हो तब भी उनके साथ फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हो। वो अगला रूल है, देखो आप, थर्ड, एक एब्रीविएशन फॉर्म विद द फर्स्ट फ्यू लेटर्स, जिसके शुरू के कुछ लेटर्स आप ले लेते हैं, ऑफ डिफरेंट सिलेबल्स ऑफ वर्ड इज रिटन विदाउट फुल स्टॉप, इनको भी बिना फुल स्टॉप के लिखा जाता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबर, ट्यू अलग सिलेबल है, बर अलग सिलेबल, तो T और B ले लिया, टी भी बना दिया। और ध्यान रखना B छोटा था लेकिन यह कैपिटल लिखा जाएगा और फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, TB ऐसे लिखा जाता है। TV बिना फुल स्टॉप के लिखो। टेलीविजन, दो अलग अलग सिलेबल हो गए, तो क्या कह रहे, फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ डिफरेंट सिलेबल्स, दो अलग अलग सिलेबल के कुछ लेटर्स आपने शुरू के ले लिए और एक शब्द बना दिया, ये बिना फुल स्टॉप के बनेगा। नोटिस दैट, ध्यान रखना कि सच एब्रीविएशंस आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, भले ही वो ऐसे अलग अलग के और छोटा हो बीच में, लेकिन जब इनको एब्रीविएशन फॉर्म में लिखोगे तो कैपिटल ही लिखा जाएगा। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का TB, टेलीविजन का TV, मेन्यू स्क्रिप्ट, तो मेन्यू का M, स्क्रिप्ट का S, तो MS हो गया मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। नोटिस दैट सच एब्रीविएशंस आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, ऐसे जो एब्रीविएशंस होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ये रिपीट हो गई लाइन, यहाँ पे लाइन रिपीट हो गई। नोटिस दैट सच एब्रीविएशंस आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, इस लाइन को यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं।
चलो आगे देखिए दोस्तों, आप एब्रीविएशन ऑफ वेट्स, जो वजन बताने वाले हैं, किलोग्राम, गैलन, ऐसे, या जो मेजर्स, जो माप बताते हैं, वेट्स के अंदर रिटर्न विदाउट फुल स्टॉप्स, इनको भी बिना फुल स्टॉप के लिखा जाता है। जैसे किलोग्राम, के और जी ले लिया, किलोग्राम बिना फुल स्टॉप के, है ना। गैलन, GAL शुरू के 3 ले लिए बिना उसके। फुट, F और T ले लिया, F और T फीट या फुट दोनों का शॉर्ट फॉर्म होता है। R, H और R ले लिया। वीक, W और K ले लिया। किलोमीटर, K और M ले लिया। सेल्सियस का C ले लिया। MPH माइल पर आवर, KPH किलोमीटर पर आवर। ये जो शॉर्ट फॉर्म लेते हैं इस तरह के, जो मेजरमेंट, लेंथ और जो वेट, वजन को बताने वाले जो शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशन फॉर्म्स होती हैं, उनके साथ भी आप फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। AM और PM, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, मेरिडियम, इज यूजुअली रिटर्न विद स्टॉप बट द लेटेस्ट ट्रेंड इज टू अवॉइड स्टॉप्स। ये इनको जनरली वैसे तो फुल स्टॉप का लिखा जाता था, बट आजकल इनको भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, इनको भी बिना फुल स्टॉप के लिखा जा रहा है। इसके अलावा एब्रेशन ऑफ डायरेक्शंस और पॉइंट्स ऑफ कंपास, जो डायरेक्शंस होती हैं कंपास के अंदर, या जो डायरेक्शंस होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स जो लिखते हैं, वो भी बिना फुल स्टॉप के आती हैं। जैसे NE नॉर्थ ईस्ट, SE साउथ ईस्ट, NW नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, SW, इनके साथ फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया था। ठीक है ना। हम ये पढ़ रहे हैं कि वैसे तो जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनमें भी फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, बट आजकल उनका प्रचलन कम हो गया है, उनका यूज़ करना कम हो गया है। कुछ जगह तो यूज़ करते ही नहीं है, और कुछ जगह अब लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है इनके साथ फुल स्टॉप ना लगाया जाए, इनको वैसे ही यूज़ करने लगे हैं विदाउट फुल स्टॉप ही। कुछ एब्रीविएशंस हैं जो फॉर्म्ड बाय ओमिटिंग वन और मोर सिलेबल्स फ्रॉम अ वर्ड आर रिटर्न विदाउट स्टॉप्स, जिसमें से 1-2 सिलेबल को आप ऐसे अवॉइड कर देते हो, ओमिट कर देते हो, हटा देते हो, शॉर्ट बना देते हो। जैसे एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट, इसमें केवल आपने ऐड ले लिया, बस फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं, ये वर्ड ही बन गया आजकल। ऐसे ही कॉप्टर, हेलीकॉप्टर से कॉप्टर ले लिया, हेली हटा दिया उन्होंने, एक सिलेबल हटा ही दिया। डेमोन्स्ट्रेशन से डेमो ले लिया, ये हटा दिया, तो फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन से केवल एग्जाम ले लिया, यहाँ फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। ओके में और के ले लिया, AY हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना हो। टेलीफोन में से फ़ोन, फोटोग्राफ में से फ़ोटो, एरोप्लेन में से एरो हटा करके केवल प्लेन ले लिया, तो इनमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। जिनमें आप एक या एक से ज़्यादा सिलेबल को हटा देते हो और फिर शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हो, इनमें भी फुल स्टॉप लगाने का प्रचलन नहीं है दोस्तों। आगे बढ़िए। जेंटलमैन का जेंट, मैथमेटिक्स से मैथ और मैथ्स दोनों ही प्रचलन में है। मेमोरेंडम से मेमो, मंडे से मंड, सितंबर से सेप्ट, रिकैपिचुलेशन से रिकैप, प्रोफेसर से प्रॉफ। इस तरह से ये जो शॉर्ट फॉर्म बनते हैं, जिनमें से एक या एक से ज़्यादा आप सिलेबल को ही हटा देते हो पूरा, और शुरू के कुछ लेटर्स ले लेते हो या लास्ट के कुछ लेटर्स ले लेते हो, तो उससे जो शॉर्ट फॉर्म्स बनती हैं, जो एब्रीविएशंस बनते हैं, उन एब्रीविएशंस को भी हम लोग बिना फुल स्टॉप के ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। एब्रीविएशंस ऑफ पर्सनल नेम्स आर रिटर्न विद और विदाउट स्टॉप्स। इनको विद स्टॉप भी लिख सकते हो, फुल स्टॉप, और विदाउट फुल स्टॉप भी लिख सकते हो, बट लेटेस्ट ट्रेंड इज टू ओमिट स्टॉप। लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है बिना इनको फुल स्टॉप के ही यूज़ करना। जैसे AS हॉर्नबी, तो A और S के बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया। JC नेस्फील्ड कोई नहीं है। जैसे मेरा नाम है KS तंवर, करतार सिंह तंवर, तो इसमें मैंने K और S के बीच में कोई फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया, तो ये भी एक प्रचलन है। ठीक है ना। आगे देखिए, जो एक्रोनिम, जो एब्रिविएशंस प्रोनाउंस्ड होते हैं फुल वर्ड्स के रूप में, जिनको ऐसे जैसे VIP अलग अलग यूज़ ना करके पूरा एक नाम बोलने लग गए हैं, फुल नेम की तरह उनका वो नाम बोलने लगे हैं, उनको बिना फुल स्टॉप के लिखा जाता है। जैसे कैट, सो क्या बोलते हैं हम, कैट, कॉलेज ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। कैट के जो कॉलेज होते हैं अहमदाबाद वगैरह सब चीज़, जो कैट, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के जो कोर्स कराते हैं कॉलेज, उनको कैट ही बोलने लगे हैं। VAT ना बोल के वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो जिनको हम नाम से, पूरा नाम से बोलने लगे हैं, उनके साथ भी फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते। आप तो याद रखो, पहले करते थे फुल स्टॉप, आजकल इनके साथ फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हैं, इतने से काम हो जाएगा अपना।
नाटो, लेज़र, एड्स, इनको हम ऐसे ही बोलने लगे। अब लेज़र बोलने लग गए, नाटो बोलने लग गए, एड्स बोलने लग गए, तो इनके साथ भी फुल स्टॉप लगाने की बीच में ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलो आगे बढ़िए। इसके अलावा देखो, फुल स्टॉप इज यूज टू सेपरेट आर फ्रॉम मिनट। जब मिनट और आर को अलग अलग करते हैं तब भी फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि 9:30, तो 9 और 30, 9 आर है और 30 मिनट से फुल स्टॉप लगा दिया। 7:15, 7 और 15 के बीच में फुल स्टॉप लगा दिया। इसके अलावा मंथ और ईयर को भी अगर आप अलग अलग करते हैं डेट वाइज तो भी फुल स्टॉप लगाते हैं। 1/9/2020, 1/4/1980, ऐसे इनके बीच में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये यूज़ हो गए फुल स्टॉप के। अपन ने एफ तक, ABCDEF यानी कि 6 यूजेस हमने फुल स्टॉप के पढ़ लिए हैं, जिसमें बीच में हमने ये पढ़ा था कि जो एब्रीविएशंस आते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स आती है, उनमें आजकल फुल स्टॉप का हटाने का प्रचलन शुरू हो गया है। कहाँ कहाँ फुल स्टॉप यूज़ करते हैं? सेंटेंस के लास्ट में, किसी पोलाइट स्टेटमेंट के लास्ट में, इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में, शॉर्ट फॉर्म्स के साथ भी लगाते हैं जब फुल स्टॉप जो शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं। इसके अलावा फुल स्टॉप जो आर को मिनट को अलग करने के लिए लगाते हैं, और डेट को मंथ से और इनसे तारीख से इनसे अलग करने के लिए भी फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। इस तरह से अगर ये तारीख वगैरह ऐसे सितंबर में आ जाए, अप्रैल में आ जाए, तो फिर कोमा का यूज़ किया जाता है, फिर फुल स्टॉप नहीं लगता है। ये आगे हम पढ़ेंगे जब कोमा पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा इसमें होगा कोमा। कोमा का यूज़ कहाँ करते हैं? कोमा क्या होता है? फुल स्टॉप से थोड़ा सा छोटा होता है, कम पोज होता है, उसमें लॉन्ग पोज होता है, इसमें थोड़ा शॉर्ट पोज होता है। कोमा रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पोज, सबसे छोटा पोज कोमा होता है, सबसे लंबा पोज, लॉन्गेस्ट पोज फुल स्टॉप होता है। फिर इन दोनों के बीच में सेमी कॉलन वगैरह आते हैं। एंड एज अ सेपरेटर इज ऑलवेज यूज विद इन अ सेंटेंस, और जब सेपरेटर के रूप में यूज होता है तो इस सेंटेंस के बीच में यूज होता है, सेंटेंस के अंदर कहीं यूज होता है। सेंटेंस के लास्ट में कभी भी कोमा का यूज नहीं करते हैं। देखो आप, नॉट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, इसको सेंटेंस के लास्ट में कभी भी नहीं रखा जाता है। ये कहाँ रखा जाता है? सेंटेंस के अंदर, विद इन द सेंटेंस। और ये दो सेंटेंस को अलग करने के लिए यूज़ नहीं होता, ये फ्रेज या क्लोज या वर्ड्स को अलग करने के लिए यूज़ होता है। और ये शॉर्ट पोज के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पोज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ कोमास के क्या क्या यूजेस हैं? पहला, टू सेपरेट 3 और मोर देन 3 वर्ड्स। अगर 2 शब्द आ गए तो एंड से अलग कर देते हैं, कोमा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा शब्द आ जाएं ऑफ द सेम क्लास, जिनकी क्लास सेम हो, पार्ट ऑफ स्पीच जिनकी सेम हो, 2 नाउन हो, 3 नाउन हो, 5 वर्ब हो, 4 एडजेक्टिव्स हो, मतलब से 3 या 3 ज़्यादा हों, एक ही क्लास के, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के, व्हेन ओनली द लास्ट 2 आर कनेक्टेड बाय एंड। लेकिन कोमा तब लगाते हैं जब 3 है और 3 के लास्ट के 2 में एंड लग रहा हो या एंड लगने की संभावना हो, तो फिर आप कोमा लगा सकते हो। अगर एंड लगने की संभावना नहीं है तो फिर कोमा भी नहीं लगाया जाता, ये भी ध्यान रखना। तो पहली बात देखो, 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी बात, सेम क्लास के होने चाहिए, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के होने चाहिए। और तीसरी बात, लास्ट में उनमें 2 लास्ट के जोन में एंड लगने की स्थिति होनी चाहिए। 3 शर्तें हैं, तब हम कोमा का यूज़ करते हैं। तीनों बात समझ में आई आप लोगों को? 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड हों, जैसे अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड, 3 देश हो गए, और तीनों की पार्ट ऑफ स्पीच सेम है, तीनों ही नाउन है, देश के नाम है, और लास्ट के 2 में एंड भी लग रहा है, तो बस ऐसे केस में आप कोमा लगा दीजिए। एंड से पहले वाला जो कोमा है, पुरानी इंग्लिश में तो लगता था, आजकल की इंग्लिश में इस कोमा को हटाने का प्रचलन शुरू हो गया है, ये भी बात ध्यान रखना। तो अमेरिका, रशिया एंड इंग्लैंड फॉर्म्ड एन अलायंस। अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, एक अलायंस बनाया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो और एग्जांपल लेते हैं। देखो ऐसे ही, इनमें सेम नाउन हो गया इसमें। वी शुड लिव सोबरली, प्रूडेंटली एंड इंडस्ट्रियसली एट ऑल टाइम। तो सोबरली, प्रूडेंटली एंड इंडस्ट्रियसली, तीनों एडजेक्टिव हैं, एक पार्ट ऑफ स्पीच पर 3 है, दूसरी बात, और तीसरी बात लास्ट में कोमा लग रहा है, तो ये एंड लग रहा है, तो इनके साथ में कोमा का यूज़ हमने कर लिया। ऐसे देखो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज,
मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ये तीनों ही एडजेक्टिव्स हैं। हेल्दी, वेल्थी और वाइज तीनों एडजेक्टिव्स हैं। लास्ट में एंड लग रहा है, 3 वर्ड हैं तो कोमा का यूज़ कर लिया। अब ये एंड से पहले वाला कोमा हटा भी सकते हैं, यानी कि इन करंट इंग्लिश नो कोमा इज यूज बिफोर एंड इन सच केसेस। ऐसे केसेस में एंड के साथ जो कोमा लग रहा है इसको लगाने की जरूरत करंट इंग्लिश में नहीं होती है। आई होप ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ही लोस्ट लैंड्स, उसने ज़मीनें खो दी अपनी। मनी, ज़मीन मतलब ज़मीन के टुकड़े हैं यहाँ पे, लैंड्स मतलब अलग अलग प्लॉट। रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स, यहाँ देखो कोमा का यूज़ नहीं किया, एंड से पहले वाला, नो कोमा बिफोर एंड। इट वॉज अ लॉन्ग, डल एंड वेरीसम जर्नी, ये लंबी, उबाऊ और थका देने वाली जर्नी थी। यहाँ कोमा का यूज़ आजकल नहीं करते हैं, ये वाला यूज़ करना बंद कर दिया। He wrote his exercises neatly, quickly and correctly. उसने अपना एक्सरसाइज नीटली, क्विकली और करेक्टली लिखी, साफ सुथरे तरीके से जल्दी जल्दी लिखी। She is gentle, honest and faithful. तो यहाँ जो एक कोमा लगाने का प्रचलन है ये हट गया है। और देखो फेथफुल, ऑनेस्ट और जेंटल ये तीनों ही क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। कितने एडजेक्टिव्स हैं, 3 है। और यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, एंड, तो कोमा लगा दिया। ठीक है ना, 3 या 3 से ज़्यादा हो, सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो और लास्ट में एंड लगा हो तो आप कोमा इस तरह से लगा सकते हैं। ये कोमा का पहला रूल चल रहा है। देखिए आप आगे इसी के अंदर, नो कोमा इज यूज बिटवीन एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के बीच में कोमा यूज नहीं होता। कब, इफ इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू इंसर्ट एंड, अगर इनमें एंड लगाना संभव ना हो, एंड इंसर्ट करना पॉसिबल ना हो। जैसे ए टॉल, स्टाउट, रेड फेस्ड पर्सन, यहाँ तो एंड लगाना पॉसिबल था। कैसा आदमी था वो, लंबा, गठीला और लाल चेहरे का, तो यहाँ एंड लग सकता था, टॉल, स्टाउट एंड रेड फेस्ड। लेकिन देखो जो नीचे वाला है, ए पुअर लिटिल ब्लैक बॉय, एक गरीब छोटा काला लड़का, तो यहाँ पर जो है ना एंड लगाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए अपन ने कोमा भी यूज नहीं किए। तो जहां दोस्तों एंड लगाना पॉसिबल है, आप वहीं पर ही कोमास का यूज करेंगे। आई होप बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात और है इसके अंदर, कोमा इज असेंशियल बिटवीन वर्ड्स दैट डू नॉट बिलोंग टुगेदर। ऐसे शब्दों के बीच में कोमा लगाना बहुत जरूरी है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित ना हो, डू नॉट बिलोंग टुगेदर, जो अलग अलग हो, कॉन्ट्रास्ट हो जिनके अंदर। जैसे द हेड्स वर रेड एंड ब्राउन, हेड्स कैसी थी, रेड और ब्राउन, तो दोनों अलग अलग कलर हो गए, दोनों बिलोंग नहीं करते। रेड कलर की भी थी और ब्राउन कलर की भी थी, और अलग अलग थी वो, मतलब रेड कलर की हेड्स अलग थी, ब्राउन कलर की हेड्स अलग थी। एक ही हेड पे 2 रंग नहीं बने हुए थे, अलग अलग कलर की थी। आई वॉन्ट ब्रेड एंड बटर, अगर यहाँ कोमा का यूज नहीं किया है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे बिलोंग करती हैं। बिलोंग मतलब ब्रेड पर बटर लगा रखा है। आई वॉन्ट ब्रेड एंड बटर, ब्रेड पर क्या लगाया हुआ है, बटर लगाया हुआ है, ब्रेड विद बटर। और अगर कोमा लगा दिया इसका मतलब ब्रेड अलग चीज़ है और बटर अलग चीज़ है। आई वॉन्ट ब्रेड एंड बटर मतलब उसको ब्रेड भी खरीदना है और उसको बटर भी खरीदना है। यहाँ पर ब्रेड और बटर जो है वो सेपरेट है, अलग अलग। तो ये बात भी ध्यान रखना, अगर वो एक दूसरे बिलोंग नहीं करती हैं तो फिर उनके साथ कोमा लगाना असेंशियल है। बिलोंग, जैसे ब्रेड और बटर बिलोंग नहीं करते, कोमा लगा दिया। अगर बिलोंग करती है तो कोमा लगाने की जरूरत एडजेक्टिव्स के साथ में इस तरह से नहीं और नाउन के साथ भी इस तरह से नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे दो अच्छे सेंटेंस है, आई हैव आइसक्रीम, मिल्क, चॉकलेट एंड बटर। यहाँ कोमास लगा रखे हैं आपने, इसका मतलब मेरे पास क्या है, आइसक्रीम है, मिल्क है, चॉकलेट है और ब्रेड है। तो 4 चीज़ें हो गई, 4 आइटम। अगर मैं इसको से लिख दूँ आई हैव आइसक्रीम, मिल्क, चॉकलेट, यहाँ देखो कोमा नहीं लगाया बीच में, तो मिल्क चॉकलेट ऐसा मिल्क जिसमें चॉकलेट डली हुई है, तो भी एक आइटम हो गए दोनों मिलकर। तो आइसक्रीम एक, मिल्क चॉकलेट दूसरा और ब्रेड तीसरा आइटम। तो टोटल यहाँ कितने आइटम्स हो गए अपने पास, 3 आइटम्स हो गए। 3 आइटम्स, इज दैट 1 आइटम लेस, पहले वाले से एक आइटम कम हो गया
कोमा हटा देने की वजह से। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि क्या कोमा लगाने से हटाने से वाक्य के अर्थ में और इन चीज़ों में अंतर पड़ जाता है क्या? आप साफ साफ देख रहे हैं कितना अंतर पड़ जाता है। अगर कोमा लगाते हैं नहीं लगाते हैं, इस पर तो बहुत सारे जॉक्स और चुटकुले भी बने हुए हैं। तो लैंग्वेज का एक बड़ा खेल है दोस्तों। आपको इन पंक्चुएशन मार्क्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कोमा कहाँ यूज़ होता है कहाँ नहीं यूज़ होता उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूज़ है कोमा का कहाँ यूज़ होता है। एक तो हमने पढ़ लिया, जब 3 और मोर देन 3 वर्ड्स हों एक पार्ट ऑफ स्पीच के जिनमें एंड लगने की संभावना होती है, उनके साथ आप कोमा यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, वैन वर्ड्स ऑफ द सेम क्लास, वही सेम क्लास के वर्ड हों, सेम रैंक के वर्ड हो, गो टुगेदर इन पेयर्स, जो साथ साथ में एक पेयर्स में चल रहे हों, सेम क्लास के वर्ड पेयर्स में चल रहे हैं। ईच पेयर इज सेपरेट बाई ए कोमा, तो हर पेयर को आप कोमा से अलग करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखो, 2-3 बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। वी शुड डिवोट, वी शुड बी डिवोट, हमें धार्मिक होना चाहिए, डिवाउट धार्मिक होना चाहिए। एंड हम्बल, धार्मिक और हम्बल होना चाहिए। चीयरफुल एंड सीरीन, सीरीन यानी शांत होना चाहिए। तो देखो आप, डिवोट हम्बल एडजेक्टिव्स है, चीयरफुल और सीरीन भी एडजेक्टिव है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच है और ये जोड़े में है। डिवोट एंड हम्बल, चीयरफुल एंड सीरीन, ये जोड़े में है, पेयर में है। तो इन एक पेयर तो ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, इनको कोमा से अलग करना पड़ेगा, अलग कर। ईच पेयर इज सेपरेटेड बाय अ कोमा। ऐसे देखो आप, हाई एंड लो एक ये हो गया पेयर, रिच एंड पुअर दूसरा पेयर हो गया, वाइज एंड फुलिश तीसरा पेयर हो गया, मस्ट ऑल डाई ये सब मरेंगे, चाहे कोई आदमी ऊंचा हो, हाई सोसाइटी का हो, लो सोसाइटी का हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे वो वाइज हो चाहे फुलिश हो, मस्ट ऑल डाई सब मरेंगे। ये सब के साथ आपने यहाँ पे ये कोमा लास्ट में लगाया। जब इतना बड़ा सब्जेक्ट हो और वर्ब यूज़ करनी हो तो कोमा लगा देते, ये भी एक आगे रूल पढ़ेंगे आप। ये कोमा इसलिए लास्ट वाला, और इन तीनों को अपने अलग अलग कर दिया, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश, ऐसे कोमास लगा। वो कोमा लगाया अपन ने जब लंबा सब्जेक्ट होता है और वर्ब आनी है तो कोमा लगा के फिर वर्ब लगा सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। अब देखो, बाय नाइट और बाय डे एक ये हो गया, एट होम और अब्रोड दूसरा ये हो गया। ये वर्ड्स है जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच के है और इस तरह से जोड़ों में है, पेयर्स में है। अस्लीप और अवेक, चाहे रात हो चाहे दिन हो, घर हो चाहे बाहर हो, सोया हुआ हो चाहे जगा हुआ हो। ही इज कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एंजाइटी टू हिज फादर, वो अपने फादर के लिए हमेशा चिंता ही देता रहता है, चिंता का ही सोर्स बना हुआ है। उसके पापा दिन हो चाहे रात हो, जग रहे हो चाहे सो रहे हो, चाहे वो मतलब घर में हो चाहे बाहर हो, उनको टेंशन रहती है अपने बेटे की वजह से। बेटा हमेशा उनको टेंशन देता है। तो जोड़े में चीज़ें हैं, इनमें कोमा का यूज़ करेंगे इस तरह से हम लोग, ये बात कहना चाह रहे हैं। तीसरा देखो आप, इट इज़ यूज आफ्टर ए नाउन और प्रोनाउन इन द वोकेटिव केस। जब वोकेटिव केस में आप, वोकेटिव क्या होता है, टू एड्रेस समवन, समबडी, जब आप किसी को संबोधित करते हैं उस केस में जब आप नाउन और प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो इसके बाद कोमा यूज़ करते हैं। अगर ये नाउन प्रोनाउन वाक्य के लास्ट में आ रहे हैं सेंटेंस तो इनसे पहले कोमा यूज़ करते हैं, शुरू में आ रहे हैं तो इनके बाद यूज़ करते हैं, अगर बीच में आ रहे हैं तो इनसे पहले भी यूज़ करते हैं, इनके बाद भी यूज़ करते हैं। जैसे दुष्यंत कम हियर, दुष्यंत के बाद आपने क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया। सर मे आई लीव नाउ, कोमा लगा दिया। फ्रेंड्स लैंड मी और ईयर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो फ्रेंड्स, सर, दुष्यंत, ये सब नाउन है और ये वोकेटिव केस में है, संबोधन वाले केस में, एड्रेस करने के लिए किसी को, ऐसे केस में भी इनके बाद कोमा का यूज़ किया जाता है दोस्तों। चलो ये सी हो गया। इसमें एक नोट है, देखो आप, ए कोमा यूज बिफोर अ वर्ड और एड्रेस वोकेटिव केस व्हेन इट इज प्लेस एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अगर यही नाम संबोधन वाले वोकेटिव सेंटेंस के लास्ट में आ जाएं तो फिर इनसे पहले कोमा आएगा। जैसे कम इन शिया, सिट डाउन स्टूडेंट्स, हियर इज योर बुक फादर। अगर ये लास्ट में आ गए तो इनसे पहले कोमा का यूज किया जाता है वोकेटिव केस के अंदर, ठीक है ना। शुरू में आते हैं तो इनके बाद कोमा, लास्ट में आते हैं तो इनसे पहले कोमा यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज टू मार्क ऑफ ए नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। जब अपोजिशन में, अपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन को समझाने के लिए, उसके बारे में और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके साइड बाय साइड उसके पास में ना कुछ और वर्ड्स आप रख देते हैं ताकि उस नाउन को आप
एक्सप्लेन कर सकें, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता सकें इन्फॉर्मेशन, तो उस नाउन के बाद जहाँ नाउन इन अपोजिशन रखते हैं उस नाउन के बाद कोमा लगा देते हैं। तो नाउन इन अपोजिशन के बाद भी कोमा लगा देते हैं, ऐसा होता है साइड बाय साइड जब रखते हैं इनको। मार्क ऑफ ए नाउन, एक नाउन को मार्क ऑफ, मार्क लगा के कोमा लगा के ऑफ अलग कर देते हैं, फ्रेज को अलग कर देते हैं इन अपोजिशन, अपोजिशन जब होता है। जैसे मिल्टन, अब मिल्टन के बारे में द ग्रेट इंग्लिश पोएट, तो इसको क्या कर दिया, कोमा लगा करके ऐसे इस नाउन इन अपोजिशन को आपने मार्क ऑफ कर दिया, अलग कर दिया। ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पढ़ रहे थे, जब हम सिंथेसिस वगैरह पढ़ रहे थे तब भी बात की थी हमने। तो यह मिल्टन के बाद भी कोमा लगा दिया, यहाँ भी कोमा लगा दिया। मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड, वो ब्लाइंड थे। पंडित नेहरू, कोमा लगा दिया। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर यहाँ कोमा लगा दिया। देखो इसे कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। जब किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ऐसे नाउन इन अपोजिशन करके लिखते हैं। प्राइम मिनिस्टर डाइड इन 1964, सेंटेंस ये था कि वो 1964 में डाई हुए थे, मरे थे। पंडित नेहरू, या पंडित नेहरू कौन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर। ये पी जो है बड़ा कर देना दोस्तों। थर्ड देखो, रामू ए पुअर फार्मर सन, रामू कौन, एक गरीब किसान का बेटा, इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो ऐसे किसी नाउन के साथ जब आप अपोजिशन में साइड बाय साइड कुछ रखते हो उसकी पहचान बताने के लिए, तो इनके साथ ऐसे कोमा का यूज़ करके उसको फिर रखा जाता है, ठीक है ना। इसी में देखिए अब आगे, नो कोमा यूज इफ द अपोजिशनल वर्ड्स आर डिफाइनिंग और रेस्ट्रिक्टिव। अगर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए तब तो कोमा लगाएंगे अलग करने के लिए उसको, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, रेस्ट्रिक्टिव है, आना ज़रूरी है, उसके बिना उसकी पहचान ही नहीं होगी, उस नाउन की ज़रूरी पार्ट है, तो फिर कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे विंस्टन चर्चिल, अब ये दो रहे हैं चर्चिल, विंस्टन चर्चिल कौन सा, द स्टेटमेंट्स, अब ये इसी की पहचान बता रहा है लेकिन ज़रूरी है साथ में इसकी, तो कोमा नहीं लगाया। एंड विंस्टन चर्चिल द नोवेलिस्ट आर टू डिफरेंट पीपल, ये दोनों अलग अलग पीपल है, दोनों ही फेमस हैं पर दोनों अलग अलग हैं, और ये ज़रूरी हैं इसकी पहचान के लिए, ये डिफाइनिंग है, इसको परिभाषित करते हैं, ये रेस्ट्रिक्टिव हैं। वो नॉन, इससे पहले वाले नॉन डिफाइनिंग थे, केवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए थे। पंडित नेहरू को वैसे भी लोग जानते हैं, 64 में एक्सपर्ट, जॉन मिल्टन को लोग वैसे भी जानते थे, लेकिन यहाँ दो नाम के बड़े बड़े दो चीज़ अलग अलग है, तो यहाँ पहचान नहीं हो पा रही, तो रेस्ट्रिक्टिव है लगाना, स्टेटमेंट और नॉवेलिस्ट, ऐसे केस में यहाँ कोमा का यूज़ नहीं करते हैं, ये वाली बात है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ई, आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये वही चीज़ हो गई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जब किसी नाउन के साथ आप कुछ वर्ड्स और रखते हो और जो पहले वाला नाउन है वो काम नहीं करता सेंटेंस में, वो काम नहीं कर रहा, बट वो सब्जेक्ट तो है, बट वो एब्सोल्यूट है, कोई काम नहीं कर रहा हो, नॉमिनेटिव नाम मात्र का है बस वो, तो ऐसे केस में उसको आप अलग कर देते हैं कोमा लगा करके उस सब्जेक्ट को। जैसे द सन हैविंग सेट वी ऑल वेंट होम, हम सब घर चले गए, सब्जेक्ट ये है, घर जाना क्रिया हो रही है, वर्ब हो रही है, सूरज के अस्त होते ही। अब यहाँ सन कोई काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के रूप में शुरू में तो है, बट ये एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, इसको कोमा लगा के अलग किया जाता है। इस तरह की बातें हमने सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाने में सीखा था। कितना क्या बोले उसको, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में बात पढ़ी थी हमने, और यहाँ कोमा लगाया जाता है इसको अलग करने के लिए। नॉमिनेटिव है, नाम मात्र का, इसको अलग कर दो कोमा लगा के, ऐसे जैसे द विंड बीइंग फेवरेबल, द स्क्वाड्रन सेल्ड, स्क्वाड्रन ने यात्रा शुरू कर दी, सेलिंग शुरू कर दी, जल यात्रा, क्योंकि विंड फेवरेबल थी। तो विंड ने यात्रा शुरू की कि सेलर्स ने की, सेलर्स ने की, स्क्वाड्रन ने की, तो सब्जेक्ट यहाँ पर विंड नहीं है, इसको अलग करना है तो आपने कोमा लगा दिया।
द जीनियस मेकिंग मी नो आंसर, आई टर्न, सब्जेक्ट तो आई था, ये जीनियस मेकिंग मी नो आंसर, इसको आपने अलग कर दिया कोमा लगा करके। द जीनियस मेकिंग मी नो आंसर, आई टर्न अबाउट टू एड्रेस माई सेल्फ टू हिम अ सेकेंड टाइम, मैंने अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया, इस तरह से बात अलग कर दी इसने से। और देखिए, इट इज़ यूज टू सेपरेट ए नेम फ्रॉम अ डिग्री, टाइटल, डेजिग्नेशन, जब किसी टाइटल को आप अलग करते हैं नाम से, डेजिग्नेशन को अलग करते हैं, ये हमने ध्यान हो तो ये बात हमने आर्टिकल में पढ़ी थी। अलग करने के लिए भी आप लोग कोमा यूज़ करते हैं, डिग्री को नाम से अलग करने के लिए, टाइटल को नाम से अलग करने के लिए, डेजिग्नेशन पद को नाम से अलग करने के लिए ऐसा यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ डॉक्टर आर के गुप्ता MBBS, ये उसकी क्या है, डिग्री है। मीट मिस्टर एस के वर्मा द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये उसकी डेजिग्नेशन है, HOD हो। तो इसको अलग करने के लिए नाम से आप कोमा का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी एक रूल है इसके अंदर। और देखिए आप, आफ्टर एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, जो एडवर्ब होते हैं, जो एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, जैसे जिनको हम सेंटेंस एडवर्ब भी कहते हैं, इन फैक्ट सेंटेंस एडवर्ब भी कहते हैं इनको हम लोग, है ना, ये जब आते हैं तो इनके बाद भी कोमा लग करके वाक्य अलग होता है। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज इफ दे आर प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस शुरू में आ जाता है, जैसे ये कौन कौन से हैं सेंटेंस एडवर्ब में लिखवाऊंगा, अभी आपको लिस्ट होगी पूरी, जैसे इनफैक्ट है, एट लास्ट है, फॉर्चुनेटली है, लकीली है, इनके बाद कोमा लगा करके इन एडवर्ब के बाद फिर सेंटेंस को इनसे सेपरेट किया जाता है अगर ये शुरू में आ जाते हैं। अगर यही लकीली, फॉर्चुनेटली वाक्य के बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो इनसे पहले भी कोमा लगता है, इनके बाद भी कोमा लगता है अगर बीच में आ जाए। अगर ये लकीली लास्ट में आ जाए, फॉर्चुनेटली लास्ट में आ जाए, तो फिर इनसे पहले कोमा आता है, बाद में तो कोमा आएगा नहीं, फिर तो लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो तीन बातें हैं इसके अंदर, अगर ये शुरू में आ गए तो इनके बाद में कोमा, लास्ट में आ गए तो इनसे पहले कोमा, बीच में आ गए तो इनसे पहले भी कोमा, इनके बाद भी कोमा लगाया जाता है, ठीक है ना। देखो इसी बात को अब आगे देखना, कौन कौन से हैं सेंटेंस कनेक्टर से बोलते हैं इनको हम लोग सेंटेंस एडवर्ब भी कहते हैं। हाउएवर, मोरओवर, नेवरदलेस, देयरफॉर, thus, that is, namely, in fact, obviously, at last, meanwhile, at first, in short, of course, also, for example, for instance, after all, to say the least, ये सारे इस तरह के वर्ड्स हैं। अगर ये सेंटेंस के अंदर आते हैं, शुरू में आते हैं तो इनके बाद में कोमा, लास्ट में आते हैं इनसे पहले कोमा। जैसे आई डोंट नीड अ वॉच, मुझे घड़ी की ज़रूरत नहीं है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, इट इज़ वेरी कॉस्टली, देखो एक तो ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा, इस बात के अलावा, इसको सेंटेंस कनेक्टर कहते हैं हम लोग, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करता है। इस तरह के वर्ड जब आप यूज़, इनको सेंटेंस एडवर्ब भी कहते हैं। इस तरह के वर्ड जब यूज़ करते हैं तो मोर ओवर जो है इस तरह का वर्ड है, इसके बाद एक कोमा लग करके फिर दूसरा सेंटेंस आता है, ठीक है ना, ये वाली बात होती है। मोर ओवर इट इज़ वेरी कॉस्टली, इस तरह सेंटेंस यूज हुआ दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। शी इज़ ओल्ड, हाउएवर कोमा लग गया, नेवरदलेस कोमा लग गया, देयरफॉर ये बीच में आ गया, तो इससे पहले भी कोमा आएगा, इसके बाद भी कोमा आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी आपसे, एग्जाम में आया हुआ एक एग्जाम में, पहले भी कोमा बाद में भी कोमा। टू से द लीस्ट, पहले भी कोमा बाद में भी कोमा, ठीक है ना। इन सेवरल वेज, ये बीच में आ गया, पहले भी कोमा और बाद में भी कोमा। ये ध्यान रखना, ये जो सेंटेंस कनेक्टर है जो मैंने लिस्ट दी थोड़ी देर पहले आपको, उन सारे वर्ड्स को याद कर लेना। अगर ये सेंटेंस एडवर्ब या कनेक्टर सेंटेंस के अंदर आते हैं तो इनके साथ कोमा लगेगा। तीन बातें इसमें है, वो मैंने पढ़ ली अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज बिफोर एंड आफ्टर अ पैरेंथेसिस, जो पैरेंथेसिस होते हैं ना, पैरेंथेसिस मतलब वाक्य में कोई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं जिसका स्ट्रक्चर अलग है, जिसके बोलने के तौर तरीके अलग हैं, उसका एक स्टाइल अलग होता है, सेंटेंस जो चल रहा है उससे अलग ही, बिल्कुल नई बात जो उससे कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, उस बात को बीच में अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो दो कोमा लगा के इंसर्ट करें, या फिर आगे हम पढ़ेंगे दो हाइफन लगा के भी इंसर्ट कर सकते हैं। या तो दो कोमा लगा दीजिए या दो हाइफन लगा दीजिए। अगर कोई बात आपको इंसर्ट करनी है, बिफोर पहले भी कोमा लगेगा, आफ्टर भी कोमा लगेगा, पैरेंथेसिस और कमेंट, एक कमेंट जोड़ना होता है जो बात चल रही है ना उससे, उस स्ट्रक्चर में सेट नहीं होता, उस फॉर्म में सेट नहीं होता, उस बात से, बात में भी पूरा सेट नहीं होता, वो अलग से एक बात दिमाग में आती है उसको जोड़ देते हो बीच में आप, तो उसको कोमा लगा के जोड़ो ताकि इसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ना आए आपको। बिफोर एंड आफ्टर पैरेंथेसिस और कमेंट क्लोज व्हेन इट अकर्स इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, जब सेंटेंस के बीच में आ जाए। जैसे सम कॉमन पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं,
you know, you see, I believe, I hope, I think, I suppose, I presume, I hear, it seems, to tell you frankly, in my opinion या opinion। इस तरह के वर्ड्स अगर आपके बीच में राय देने वाले इस तरह के वर्ड्स अगर आप यूज़ करते हैं तो इनको आप पैरेंथेसिस कहते हैं, और एक कोमा लग करके सेंटेंस के बीच में आते हैं, दोनों तरफ कोमा, बिफोर एंड आफ्टर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस प्रॉब्लम एज यू नो इज कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो सेंटेंस तो क्या था, दिस प्रॉब्लम इज कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल सही चल रहा था। बीच में आपने ऐसे ही एक पैरेंथेसिस जोड़ दिया, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, कोमा लगा कर। या तो कोमा लग करके बनता है, यहाँ पे हाइफन भी आ जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे टू टेल यू फ्रेंकली पहले बाद में, इन माई ओपिनियन पहले और बाद में, यू सी पहले और बाद में। धृतिका यू सी इज इनोसेंट, धृतिका आप जानते हैं कि वो भोली है, इनोसेंट है, सीधी है। तो इस तरह से पहले और बाद में इस तरह से कोमा लगा दिया जाता है, इसका भी एक यूज ये होता है। और आगे देखिए आप, आई, ये आई वाला यूज है, आई मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 6 नंबर का 9th नंबर का यूज होगा। बिफोर एंड आफ्टर अ पार्टिसिपल फ्रेज, जो पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं ना, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनते हैं या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनते हैं, इस तरह जो बनते हैं उनको पार्टिसिपल्स कहते हैं दोस्तों। प्रोवाइडेड दैट द पार्टिसिपल माइट बी एक्सपेंडेड इनटू अ क्लोज एंड इज नॉट यूज्ड इन अ मेयरली क्वालिफाइंग सेंस। अगर कोई पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और थर्ड फॉर्म इनसे बना रहे हो, आप सेंटेंस जोड़ रहे हो और ऐसा लगता है कि इनसे पूरा सेंटेंस आप एक्सपेंड कर सकते हो, ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिख रहे हो पार्टिसिपल बना करके, ये किसी पूरे क्लोज का शॉर्ट फॉर्म है, उसका एक पूरा क्लोज बन सकता है, आपको लगता है इसका फुल फॉर्म बना सकते हो, उसको एक्सपेंड कर सकते हो, तो ऐसे केस में उसको भी आप कोमा लगा करके ही अलग करो तो वाक्य अच्छा बनता है। जैसे सीजर हैविंग कन्क्वायर्ड हिज एनिमीज, इसका मतलब क्या है, सीजर अपने दुश्मनों को जीत करके रिटर्न टू रोम, वापस रोम लौटा। तो सीजर, अब ये हैविंग कन्क्वायर्ड हिज एनिमीज, ये देखो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बन रहा है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहे हैं इसके अंदर हम लोग, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और इससे अगर आप सेंटेंस बनाते हो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके, ठीक है ना, अगर आप सेंटेंस बनाते हैं इस तरह से, और इसका मतलब क्या निकल सकता है, हैविंग कन्क्वायर्ड का मतलब आफ्टर ही हैड डिफीटेड, जब वो उसने हरा दिया अपने दुश्मनों को, तो जब उसने दुश्मनों को हरा दिया मतलब जीत करके वो रोम वापस आया। तो देखो यहाँ पर इसके साथ आपने पहले इस कोमा लगा करके इस तरह से दोनों तरफ, और फिर इसको पार्ट को अलग किया। जब इसको आप एक पूरे सेंटेंस में इस तरह से चेंज कर सकते हो, आपको ऐसा लगे और आपको लगता है कि नहीं यार ये छोटा सा ही पार्ट है, इसको आप पूरा नहीं फैला सकते, तो फिर कोमा मत लगाओ, फिर मत लगाओ। द ब्रोकन चेयर, अब ब्रोकन का पूरा फैलाने की जरूरत नहीं है तो कोमा लगाने की जरूरत भी नहीं है, वहाँ फैला भी नहीं सकते उसको आप, तो कोमा मत लगाओ। जब फैला सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, तो कोमास का यूज इस तरह से किया जाता है। और देखिए आप, कन्विंस्ड ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ हिज फैक्ट्स, अब देखो कन्विंस्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना रखा है हमने, कन्विंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कन्विंस्ड ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ हिज फैक्ट्स, यानी कि उसके फैक्ट्स की एक्यूरेसी से कन्विंस होकर के, ही स्टक टू हिज ओपिनियन, वो अपनी ओपिनियन पर चिपका रहा, अडिग रहा। तो कन्विंस्ड ऑफ द एक्यूरेसी मतलब क्या है, कन्विंस मीन्स बिकॉज ही वॉज कन्विंस्ड, क्योंकि वो कन्विंस हो गया था तो इसलिए वो अपने उस बात पर टिका रहा। तो जब इस कन्विंस वर्ड को आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं तो फिर आप इसके साथ कोमा लगाइए। अब शुरू में आ गया तो इसके बाद कोमा आ जाएगा, बीच में आता है तो पहले और बाद दोनों तरफ कोमा आएगा। वॉकिंग इन द फील्ड, अब देखो इसका मतलब क्या है, वॉकिंग इन द फील्ड ही सॉ ए स्नेक, फील्ड में, खेत में, मैदान में घूमते हुए उसने सांप देखा। इसका पूरा मतलब हो गया कि व्हेन ही वाज वॉकिंग इन द फील्ड, व्हेन ही वाज वॉकिंग, तो पूरा हो सकता है ना, बड़ा फैला सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, तो फिर ऐसे केस में आपने कोमा लगा दिया। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपने काम को खत्म करके, मतलब व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क या आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, तो इस तरह से वाक्य बनाया तो कोमा लगा दिया। तो ये इस तरह के इसमें काम होता है जो आपको समझ में आया होगा। अगर पार्टिसिपल क्वालिफाई करते हो नाउन को मेयरली टू रेस्ट्रिक्ट इट्स मीनिंग, केवल उसके मीनिंग समझाने के लिए, उसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक जैसे कि एक एडजेक्टिव करता है वैसे ही, क्योंकि पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं,
प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये भी एक तरह से एक्चुअली पार्टिसिपल दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। ये जो पार्टिसिपल होते हैं ये अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, केवल एक वर्ड की तरह काम कर रहे हैं, इनको आप सेंटेंस में पूरे क्लोज में एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो फिर कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। द कोमा शुड नॉट बी यूज। जैसे डॉग लेइंग अस्लीप, डॉग जो सोया हुआ था, तो ये डॉग की बारे में उसके एडजेक्टिव यानी कि लेइंग डॉग हो गई, तरह सोया हुआ डॉग, यहाँ कोमा की जरूरत नहीं है। ए मैन कन्विंस्ड यानी कि कन्विंस्ड मैन, तो यहाँ भी कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। ये कन्विंस जो है एडजेक्टिव की तरह मैन के लिए। पोस्ट हो गया, बाद में यूज़ किया है, एडजेक्टिव बाद में भी आ सकते हैं, पोस्ट एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकते हैं। इसका मतलब है ए कन्विंस्ड मैन, जो कन्विंस हो गया है, राजी हो गया है, अगेंस्ट हिज विल, अपनी इच्छा के खिलाफ भी वो बात राजी हो गया है, इज ऑफ द सम ओपिनियन स्टिल, उसकी अभी भी कुछ राय है, हालांकि वो राय से सहमत हो गया बट फिर भी अपनी कुछ अलग राय वो रखता है, ऐसा कुछ सेंटेंस है ये। चलो आगे देखो आप। टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ वर्ड स्पेशली अ वर्ब, जब किसी सेंटेंस आप वर्ब को हटाना चाहते हैं, वर्ब को हटा रहे हैं, तो उसकी जगह आप कोमा लगा सकते हैं। जैसे ही इज एन इंडियन, शी इज एन अफ्रीकन, या इज होना चाहिए था, शी इज को हटा करके कोमा लगा दिया। ही वॉज अ राजपूत, शी अ ब्राह्मण, मतलब शी वॉज अ ब्राह्मण, तो ये वॉज की जगह कोमा लगा दिया। ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा। यू विल नेवर, तुम कभी नहीं होगी, तो विल की जगह कोमा लगा दिया, यू विल नेवर। तो ऐसे कोई वर्ब को हटा करके, कोई वर्ड को हटा करके, स्पेशली वर्ब को हटा करके आप कोमा का यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलो आगे देखिए। बिफोर सर्टेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एज और एंड बट, ये जो तीन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं और एंड और बट, इनसे पहले कोमा लगता था पुरानी इंग्लिश में, आजकल तो हटाने की परंपरा शुरू हो गई है। आई वॉज देयर बट से पहले कोमा, यहाँ बट से पहले कोमा, एंड से पहले कोमा, एंड बट और एंड और, इनसे पहले कोमा लगाने का प्रचलन था पुरानी इंग्लिश में। अब देखो नोट में यही पढ़ोगे आप, इसमें नहीं दिया भी, आजकल नहीं लगाते हैं ना। इन अ कंपाउंड सेंटेंस शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लोजेस आर जनरली सेपरेटेड बाय कोमा, जो कंपाउंड सेंटेंस है उनमें भी इस तरह से कोमा लगाया था, छोटे छोटे क्लोज जुड़े होते हैं। शॉर्ट कोऑर्डिनेटर क्लोजेस आर जनरली सेपरेटेड बाय कोमा, जैसे आई केम, आई सो, आई कंक्वेर्ड, मैं आया, मैंने देखा और मैं जीत गया, बहुत फेमस सेंटेंस है। मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ठीक है ना, इस तरह से कोमा लगा के सेपरेट कर दिया। द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस को बना हुआ है, उसमें अगर अलग अलग छोटे से पार्ट, छोटे से क्लोजेज हैं, तो उनको अलग करने के लिए आप कोमा का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में होता है। बट व्हेन टू सेंटेंस आर नॉट एक्सप्रेस्ड एट द फुल लेंथ और वेरी क्लोजली अलाइंड, द कोमा इज ओमिटेड। जब दो सेंटेंस को आप पूरी लेंथ में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या बहुत ही क्लोजली अगर वो जुड़े हुए हैं, बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं, तो फिर कोमा मत यूज। अलग अलग हैं, एक साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो फिर तो कोमा यूज़ कर लो, अदरवाइज कोमा यूज़ मत करो। आई मेड हेस्ट एंड कॉट हिम, मैंने जल्दी की इसलिए उनको पकड़ लिया, बहुत नज़दीक जुड़े हुए हैं। और ये बहुत बड़े बड़े सेंटेंस भी नहीं है। आई केम एंड सॉ मी, वो आया और उसने देखा मुझे। आई टुक अप अ स्टोन एंड थ्रू इट एट द मैड डॉग, इसको एंड से जोड़ दिया, पर कोमा लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी तीन आपको वर्ड, तो तीन ऐसे क्लोजेस भी चाहिए होते हैं इसके अंदर, तो वो भी शर्त पूरी नहीं हो रही थी। डायरेक्ट स्पीच में भी आप कोमा लगाते हो, ऐसा कोमा अस के बाद, सैड के बाद, ये तो पढ़ा होगा है ना, ऐसे कोमा लगा करके फिर सेंटेंस को लिखा जाता है। अगर इसी सैड वगैरह बाद में है तो यहाँ कोमा लग जाता है, शुरू में आता है तो इनके बाद में कोमा लग जाता है। तो अगर ये शुरू में आता है तो इनके बाद कोमा लग जाएगा, अगर ये बाद में आता है तो इनसे पहले कोमा लग जाता है। डायरेक्ट स्पीच में भी कोमा का यूज होता है, जो आप खूब पढ़ चुके हैं। और फिर जो डायरेक्ट बात होती है इनकी कहने वाली, इसको आप इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज बिफोर प्लीज़, प्लीज़ के साथ भी इट यूज़ होता है। अगर प्लीज़ शुरू में है तो नहीं लगाते हैं, अगर बाद में आता है, व्हेन इट इज प्लेस एट द एंड ऑफ सेंटेंस, अगर प्लीज़ को किसी सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं तो इससे पहले कोमा लगाया जाता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, यहाँ कोमा लगा दिया। गिव मी सम मनी प्लीज़, यहाँ कोमा लगा दिया, ठीक है ना। ये भी एक छोटा सा रूल हो गया। और देखिए आप, इट इज़ यूज बिफोर अ क्वेश्चन टैग और सिमिलर वर्ड, जो क्वेश्चन टैग होते हैं ये इनसे पहले भी कोमा लगता है, बड़ा नियम है। किसी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप को हटाकर कोमा लगाया जाता है, फिर टैग क्वेश्चन जोड़ा जाता है।
तो टैग क्वेश्चन से पहले भी कोमा लगता है, या कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं टैग क्वेश्चन से काम करने वाले, जैसे ओके, राइट, वी आर मीटिंग अगेन टुनाइट, ओके, तो यहाँ पर भी कोमा लगा देते हैं। जैसे वी आर मीटिंग अगेन टुनाइट, अरंट वी, या ओके, तो इनके साथ कोमा लगेगा इनसे पहले, ये भी एक रूल है। और देखिए आप, इट इज़ यूज टू सेपरेट अ डेट फ्रॉम अ ईयर। अगर किसी डेट को 1 अप्रैल को ईयर से अलग करना और वैसे लिखा हुआ है वर्ड्स में, तब भी कोमा यूज करते हैं। 1 अप्रैल 2010 या अप्रैल 1 2010, ठीक है ना, इस तरह से कोमा लगाया जाता है डेट को ईयर से अलग करने के लिए, ठीक है ना। और देखिए आप, टू सेपरेट द वर्ब अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग अ सेंटेंस, बताया ना आपको मैंने कि सेंटेंस का लंबा सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब आ रही है, तो पता कैसे ले कि वो पूरा तो बड़ा सब्जेक्ट की वर्ब है, तो उस पूरे सब्जेक्ट के बाद कोमा लगा के फिर वर्ब लिखो। जैसे हम वो थोड़ी देर पहले मस्ट के साथ कर रहे थे, बता रहा था कि पूरा लंबा सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ लास्ट में कोमा लग रहा है मस्ट से पहले। देखो आप, जैसे सब्जेक्ट क्या है, देखो इसका द इनजस्टिस शुरू में आ गया, ओपनिंग अ सेंटेंस, सेंटेंस शुरू में बड़ा सब्जेक्ट है, द इनजस्टिस ऑफ द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड अपॉन द ग्रेट साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर, ये पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद देखो यहाँ वर्ब है, तो कोमा का यूज कर लिया यहाँ पे। इज नाउ एविडेंट टू अस ऑल, ये अब हम सबके लिए सबूत हो गया, सबको पता चल गया क्या, कि जो सजा प्रोनाउंस की थी, सुनाई गई थी, वो इनजस्टिस था अपॉन द ग्रेट साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट के ऊपर और डिस्कवरर के ऊपर, वो गलत फैसला था। ये बात अब सबको पता चल गई है। इज नाउ एविडेंट टू अस ऑल, ऐसे देखो आप, ये पूरा सब्जेक्ट है। ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड अडोर, वो हम सब चीज़ जो प्रशंसा करते हैं, अडोर करते हैं, बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिशेंट, किसी महान या किसी अच्छी चीज़ के सामने, इज़ ऑब्लिटरेटेड और वैनिस्ड, वो चीज़ आजकल ऑब्लिटरेट हो गई है, वो चीज़ आजकल वैनिस्ड हो गई है, ख़त्म हो गई है, नष्ट सी हो गई है, प्रशंसा करना वगैरह। अच्छी चीज़ की हमसे प्रशंसा ही नहीं होती है। तो देखो पूरे सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आई थी, तो यहाँ कोमा का यूज़ कर लिया गया, ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलो अब ये कुछ लास्ट में कुछ छोटे मोटी बातें हो रहे हैं, बहुत ही मतलब जब आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते होंगे तो उनमें ये चीज़ें आती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको मिश्रित वाक्य आप कहते हैं, जिसमें दो या दो ज़्यादा क्लोज होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, उनमें एक मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज, और तीसरा एडवर्बियल क्लोज। इन तीनों में इनके कुछ छोटे छोटे से रूल्स हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए अब लास्ट में यही बात है, इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस द फॉलोइंग रूल्स रिगार्डिंग टू यूज ऑफ कोमा शुड बी नोटेड। कोमा का यूज देखो क्या है, कोमाज में पहले नाउन क्लोज, 3 क्लोज होते हैं, नाउन, रिलेटिव और एडवर्बियल। तो नाउन क्लोज में इज नॉट यूजुअली सेपरेटेड बाय कोमा फ्रॉम द प्रिंसिपल क्लोज। भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लोज होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट। नाउन क्लोज में सबऑर्डिनेट क्लोज नाउन क्लोज होगा, इसमें अलग नहीं करते। जैसे इट इज जनरली एग्रीड दैट, एग्रीड, इट इज जनरली एग्रीड, ये एग्रीड पे यहाँ पे गैप आएगा, ये पूरा प्रिंसिपल क्लोज है, ये वाला प्रिंसिपल क्लोज है। दैट द आर्ट ऑफ टीचिंग इज डिफिकल्ट, इट इज जनरली एग्रीड, लगभग सभी सहमत होते हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग इज दैट। दैट से देखो नाउन क्लोज शुरू होता है दैट से, इफ से, वेदर से, किसी WH वर्ड से। दैट द आर्ट ऑफ टीचिंग इज डिफिकल्ट, कि जो टीचिंग की आर्ट है ना वो डिफिकल्ट है। यहाँ बीच में कोई कोमा वगैरह का यूज़ नहीं किया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, नाउन क्लोज में प्रिंसिपल क्लोज को अलग करने के लिए, नाउन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज को अलग करने के लिए कोई कोमा वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नो वन नोज वैन ही विल कम, कोई नहीं जानता वो कब आएगा, कोई कोमा यूज नहीं किया, ये भी नाउन क्लोज है। वैन से शुरू होते हैं वो भी नाउन क्लोज। दैट से, इफ से, वेदर से या WH वर्ड से, जिसमें हाउ भी इंक्लूड हो गया,
तो ये सब नाउन क्लोज बनते हैं इससे, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। तो कोई नहीं जानता व्हेन ही विल कम, कि वो कब आएगा। ही इज बीइंग प्रोमोटेड डिपेंड्स अपॉन वेदर, देखो वेदर शुरू हो गया। ही इज हार्ड वर्किंग और नॉट, ये भी नाउन क्लोज है, इसको अलग कोमा से अलग नहीं किया। लेकिन देखो इसमें कुछ किंतु परंतु वो देख लीजिए। बट नाउन क्लोज मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो नाउन क्लोज है वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए। नाउन क्लोज एक दूसरे से अलग होने चाहिए बाय कोमास व्हेन दे आर ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स टू द सेम वर्ब, जो सेम वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हों, ऐसे केस में, है ना। दो नाउन क्लोज अलग अलग हों जिनकी वर्ब एक हो, तो उन दो नाउन क्लोज को तो अलग अलग करने के लिए कोमा लगाना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्लोज तो एक ही है, लेकिन जो दो नाउन क्लोज हैं उन दोनों नाउन क्लोज को अलग करने के लिए कोमा लगाओ, ये कह रहा है। नाउन क्लोज मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम नाउन क्लोजेज। अगर नाउन क्लोजेज दो से ज़्यादा नाउन क्लोज आ जाएं, उनको सेपरेट करना पड़ेगा बाय कोमास व्हेन दे आर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट टू द सेम वर्ब, जब एक ही वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने हुए। जैसे नो वन नोज, ये नो वन सब्जेक्ट है, नोज वर्ब है, कोई नहीं जानता क्या, व्हेन ही विल कम, ये एक नाउन क्लोज हो गया। और वेदर ही विल कम एट ऑल, और क्या वो आएगा कि नहीं आएगा, ये दूसरा नाउन क्लोज हो गया। दूसरा, इनको कोमा से अलग कर दिया। और वेदर इज इवन अलाइव, या वो जिंदा भी है कि नहीं है, ये कोई नहीं जानता। तो ये जो अलग अलग आप लोगों ने नाउन क्लोज बनाए, इनके साथ कोमा का यूज करना होगा। वर्ब इनकी एक ही है, नोज। ऐसे देखो, हु ही वाज, वो कौन था, सब्जेक्ट है। वाई ही केम, और वो क्यों आया। और व्हाट ही इंटेंड्स टू डू, और क्या चाहता है वो करना। विल ऑल बी फाउंड आउट इन टाइम, ये सब समय के बाद पता चलेगा, एक समय के बाद पता चलेगा। ये सारे सब्जेक्ट है, तो सब नाउन क्लोज है। हु ही वाज, व्हाई ही केम और व्हाट ही इंटेंड्स टू डू, तीनों मिलके सब्जेक्ट से अलग अलग, तो ये कोमा से अलग होंगे इस तरह से, ठीक है ना। ये नाउन क्लोज की बात हो गई। अब आ जाओ आप एडजेक्टिव क्लोज की बात कर लेते हैं। रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं इसको। ये वो पढ़ा था अपने, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हु, हुम, हुज, जिनका मतलब जो की होता है, दैट यानी जो की, विच जो की जिसने, इस तरह के वर्ड से जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं, जो क्लोज, उनको आप रिलेटिव क्लोज कहते हैं। तो रिलेटिव क्लोज के बारे में क्या है, कोमा इज ऑलवेज यूज टू मार्क ऑफ अ नॉन डिफाइनिंग। रिलेटिव क्लोज दो तरह के होते हैं, एक डिफाइनिंग और एक नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग तो क्या होता है, जरूरी होता है, वो पहचान होती है, उसके बिना सेंटेंस बनेगा ही नहीं, तो उनमें तो कोमा नहीं लगता। एक होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। नॉन डिफाइनिंग, उसमें क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग क्लोज जब आता है तो उससे पहले भी कोमा लगता है, उसके बाद भी कोमा लगता है, और वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। देखिए आप, एक कोमा इज ऑलवेज यूज टू मार्क ऑफ ए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज होते हैं, हु से, विच से, इनसे बनने वाले, उनके साथ कोमा लगाया जाता है। दैट इज व्हेन इट इज यूज्ड इन अ कंटिन्यूएटिव सेंस, जब कंटिन्यूएटिव सेंस में यूज करते हैं, नॉट इन रेस्ट्रिक्टिव सेंस। रेस्ट्रिक्टिव सेंस में यूज नहीं होता, कंटिन्यूएटिव। कंटिन्यूएटिव मतलब कह सकते हो टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, टू ऐड एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़नी हो रिलेटिव क्लोज से, उसे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कहते हैं। नॉन डिफाइनिंग, तो उसके साथ कोमा का यूज करते हैं। जैसे हिज फादर इज गेटिंग बैक टुमारो, उसके फादर कल वापस आ रहे हैं, सेंटेंस सही था। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ दिए पढ़ने, हु इज इन लंदन, अरे वो जो लंदन में है वो कल वापस आ रहे हैं। तो ये फादर की कोई वैसे पहचान नहीं है, बस ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसको कहते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, और ये कोमा लग करके अलग किया जाता है। नॉन डिफाइनिंग, जो डिफाइनिंग होता है, जो रेस्ट्रिक्टिव होता है, वो नहीं होता, बिना कोमा के यूज होता है। एक तो ये हो गया। और देखो एग्जांपल, सेलर्स हु आर जनरली सुपरस्टिशियस से इट इज अनलकी टू एम्बार्क ऑन अ फ्राइडे। सेलर्स कहते हैं कि फ्राइडे को यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। फाकी कंप्लीट था। सेलर कौन से सेलर, हु आर जनरली सुपरस्टिशियस, वो सेलर जो कि जनरली सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। तो ये जो कोमा लग करके जुड़ाना, ये नॉन रिलेटिव, नॉन रेस्ट्रिक्टिव, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है।
जो कोमा लग करके सेपरेट किया जाता है, मार्क ऑफ किया जाता है। ऐसे आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली क्या, वेयर आई स्टेड विद द मिनिस्टर, जहाँ मैं मिनिस्टर साथ में रहा था। आई वेंट टू, उस दिल्ली में मैं गया, इसको आपने कोमा से अलग कर दिया। नोटिस दैट व्हेन अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज अकर्स इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस, ए कोमा इज यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर इट। जब ये बीच में आता है तो इससे पहले भी कोमा लगता है, बाद में भी कोमा लगता है। अगर लास्ट में आएगा तो इससे पहले ही केवल लगेगा, और ये नॉन डिफाइनिंग लगेगा, डिफाइनिंग में नहीं लगेगा। व्हेन द एडजेक्टिव क्लोज इज रेस्ट्रिक्टिव, जब रेस्ट्रिक्टिव हो, डिफाइनिंग हो, तो कोमा शुड नॉट बी अप्लाइड, तो ऐसे केस में कोमा अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे दिस इज द हाउस, ये वही घर है। कौन सा घर, पहचानना जरूरी है, रेस्ट्रिक्शन है, ये रिलेटिव क्लोज आएगा ही आएगा। दैट माई फादर बिल्ट, ये वही घर है जो मेरे फादर ने बनाया था। ये रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लोज है, जो रेस्ट्रिक्टिव जरूरी है इस हाउस की पहचान बताने के लिए, इसमें कोमा का यूज नहीं होगा। द मैन whom we saw yesterday, वो आदमी जिसको हमने कल देखा था, ये रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, इसके साथ कोमा का यूज नहीं होगा। द मैन whom we saw yesterday has come again today, वो आज वापस आ गया है, जिसको हमने कल देखा था। ऐसे दो एग्जाम्पल हो रहे हैं। द echoes of the storm which was then raised, और everybody whose judgment was एंटाइटल। तो जब ये रेस्ट्रिक्टिव होते हैं, जरूरी होते हैं, तो इनका कोमा लगाने जरूरत नहीं। जब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं केवल, तो फिर आप कोमा का यूज करेंगे इसके अंदर। और देखिए एडवर्बियल क्लोज की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, इट इज नॉर्मली यूज आफ्टर एन एडवर्ब क्लोज व्हेन इट इज प्लेस्ड फर्स्ट इन सेंटेंस। अगर एडवर्ब क्लोज सेंटेंस के शुरू में आ जाए, जैसे व्हेन आई वाज अ बैचलर, इफ यू हैव एनी डाउट, व्हेनेवर ही गोज। अगर एडवर्बियल क्लोज वाक्य के शुरू में आते हैं, तब तो इनके बाद कोमा का यूज किया जाता है, फिर प्रिंसिपल क्लोज जोड़ा जाता है। ठीक है ना, कोमा लग करके प्रिंसिपल क्लोज जोड़ा जाता है अगर एडवर्बियल क्लोज वाक्य के शुरू में आते हैं। ये बहुत सिंपल सा रूल है, ये आप सब जानते भी होंगे। अगर ये वैन वाला वाक्य बीच में आ जाए तो फिर कोमा की जरूरत नहीं है। इफ वाला वाक्य बीच में आ जाए, कोमा की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर बीच में आ जाए तो कोमा की जरूरत नहीं है। तो देखो आप, नॉर्मली यूज आफ्टर एन एडवर्ब क्लोज व्हेन इट इज प्लेस्ड फर्स्ट इन द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में ही आ जाए तो कोमा लगाया जाता है। When the adverb clause follows the principal clause, जब प्रिंसिपल क्लोज के बाद में आए, द कोमा इज फ्रिक्वेंटली ओमिटेड, तो जनरली नहीं लगाते हैं। जैसे योर स्टडीज विल सफ़र, तुम्हारी पढ़ाई सफ़र होगी, मतलब खराब हो जाएगी, ऐसे तुम पढ़ाई नहीं हो पाएगी तुम्हारी। इफ़ यू प्ले क्रिकेट ऑल द टाइम, तो यहाँ पर देखो ये एडवर्बियल जो क्लोज है, ये वाक्य के बीच में आया प्रिंसिपल क्लोज के बाद में, तो कोमा की जरूरत नहीं है। ही गॉट ऑफ द ट्रेन एज सुन एज इट स्टॉप्ड, नहीं आया कोमा। ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा, बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि वो कठिन मेहनत करता है। ये जो है ये एडवर्बियल क्लोज है जो बाद में आया प्रिंसिपल क्लोज के या बीच में आया, तो यहाँ कोमा की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और देखिए आप, द कोमा इज omitted if the adverb clause is either very short or very closely connected with the principal clause। अगर ये बहुत छोटा हो या बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ प्रिंसिपल क्लोज से, तब भी कोमा का यूज़ नहीं करते। जैसे ही लाइक्स यू बेटर देन मी, अब देखो देन मी ये ऐसे था, देन ही लाइक्स मी, ही लाइक्स यू बेटर देन ही लाइक्स मी, पर इसको ओमिट कर दिया, छोटा कर दिया, और इससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर कोमा का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा कर दिया इसको। सेंड मी वर्ड्स बिफोर यू स्टार्ट, तो इस पर भी ये सेंड में से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी कोमा की लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बिफोर आफ्टर में ऐसे कोमा लगाते भी नहीं है ना, देन में, बिफोर में, आफ्टर में, इस तरह से कोमा लगते भी नहीं है इनमें ना, जनरली ये आते भी बीच में ही यार। और देखो आप, इट इज़ नॉट यूज टू मार्क ऑफ वॉट प्लस क्लोज, तो वॉट प्लस क्लोज वाला होता है ना, वॉट जो कुछ, वॉट का मतलब होता है जो कुछ, जो सब्जेक्ट के रूप में वाक्य के शुरू में आते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद में आते हैं, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आते हैं। वॉट क्लोज, वॉट यू से, वॉट यू मीन, इस तरह के जो क्लोज आते हैं इनमें भी मार्क यूज़ नहीं करते हैं अगर ये सब्जेक्ट के रूप में हो, मेन क्लोज सब्जेक्ट के रूप में हो। सो वॉट यू से इज़ राइट, जो कुछ तुम कहते हो सही है, तो वॉट यू से ये वॉट क्लोज है।
कोमा की जरूरत नहीं है। वॉट सी डज फॉर लिविंग, जो कुछ वो करती है जीने के लिए, इज अ सीक्रेट, वो सीक्रेट है, क्या करती है, क्या सीक्रेट है। तो यहाँ पर ये जो वॉट क्लोज है ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो ऐसे केस में कोमा का यूज नहीं करते हैं। और देखिए आप, बट ए कोमा डज सेपरेट वॉट प्लस क्लोज, ये वॉट प्लस क्लोज बाद कोमा लगता है फ्रॉम द, अगर नाउन क्लोज के रूप में हो। ए कोमा डज सेपरेट वॉट प्लस क्लोज, अगर वॉट प्लस क्लोज एक नाउन क्लोज के रूप में हो फ्रॉम द मेन क्लोज व्हेन बोथ द क्लोज हैव द सेम वर्ब, जब दोनों की वर्ब सेम हो। जैसे व्हाट ही इज स्टिल अ मिस्ट्री, जैसे यहाँ सब्जेक्ट के रूप में तो है लेकिन यहाँ दूसरी वर्ब और ये वाली वर्ब सेम आ गई। जब ये वर्ब सेम हो तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इज दोनों साथ में लिखे होंगे, तो कोमा लगा के इसको अलग कर सकते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन से बचने के लिए। ऐसे ही व्हाट ही से डज नॉट मैटर बट व्हाट ही डज मैटर, वो जो कहता है फर्क नहीं पड़ता, देखो यहाँ कोमा नहीं लगाया, लेकिन व्हाट ही डज जो कुछ करता है डज मैटर, उससे फर्क पड़ता है भाई, यहाँ कोमा लगाना जरूरी है क्योंकि दोनों वर्ब क्या हो गई, सेम हो गई। दोस्तों तो हमने ये पढ़ा कि कोमा कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके हमने बहुत सारे यूज पढ़ लिए दोस्तों, और कहाँ कहाँ फुल स्टॉप यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता, इसकी बात हमने इस वाली क्लास में कर ली है पंक्चुएशन के पार्ट 1 में। आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी फुल स्टॉप और कोमा के बारे में। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग सेमी कॉलन, कॉलन, हाइफन, डैश, इन्वर्टेड कोमास, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।